नमस्कार, जय फूफी। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी है और मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ फ्यूचरफाई का। आप सभी की वेलकम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने चैप्टर 3 लेकर के, आह्वान का। चैप्टर 3 आह्वान का बात करेगा आपके बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इससे पहले थोड़ा सा रिकैप ले लें तो इससे पहले हमने जाना कि ब्लॉकचेन क्या होती है। प्री हिस्टोरिकल एरा, जो हमारे प्री इंटरनेट एरा जो था, हमारे इंटरनेट से पहले का जो समय था, उस समय में इंटरनेट के बजाय जो बैंक्स काम करती थी, जो कनेक्टिविटी का माध्यम था, वो किस तरीके से था। और आज हम जानेंगे कि बिटकॉइन क्या है और बिटकॉइन की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा मैंने पिछली बार बताया कि डीएलटी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी क्या होती है। इस बार हम बात करेंगे कि बिटकॉइन, डीएलटी, ब्लॉकचेन ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक जैसे हैं, एक हैं या फिर अलग अलग चीज़ें हैं, और इनका आपस में संबंध क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करनी है। और इसके लिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अपने अपने जो भी साथियों को, अपने जो डाउनलाइंस हैं, उनको सबको इनवाइट करें हमारे साथ आह्वान में जुड़ने के लिए, क्योंकि स्कैम्स पे ताला तभी लगेगा जब लोगों के पास नॉलेज होगी। और नॉलेज तब आएगी जब लोग सीखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। एक बात और, जब भी आप यहाँ पे आए, आप अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ पहले के एपिसोड्स देख कर आए, क्योंकि सारे एपिसोड्स आपस में कनेक्टेड हैं। और आप जब एक साथ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन और इंटरनेट का क्या आपस में रिलेशन है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज्ड किए जाते हैं फॉर सेलिंग देयर ओन पर्सपेक्टिव। लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, आपको मोदी जी की वीडियो दिखाते हैं और अपना कॉइन बेच के चले जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है अरे ये तो मोदी जी, मतलब पीएम खुद, प्राइम मिनिस्टर खुद प्रमोट कर रहा है, ऐसे केस में तो हम खरीद ही सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ और प्रमोट कर रहे होते हैं, हम कुछ और देख रहे होते हैं, हम कुछ और सुन रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको अपनी लैपटॉप, अपने आईपैड की स्क्रीन पे लेकर चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि हम क्या करने वाले हैं। ग्रेट। सो अभी तक हमने जाना इंटरनेट क्या है, उसके बाद हमने जाना कि ब्लॉकचेन क्या है, अब हमें जानना है कि ये, अच्छा इसमें हमने एक चीज़ जानी, ब्लॉकचेन बेस्ड डीएलटी क्या है। अब हम जानेंगे कि ये बिटकॉइन से कैसे रिलेटेड हैं। होता क्या है, मैं कहता हूं कि साहब अपना कंप्यूटर हमको रेंट पे दे दीजिए, आप कहते हैं सर ले लीजिए। फिर मैं कहता हूं कि जो आप रेंट पे मुझे दे रहे हैं उसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दूंगा। अब चूंकि प्रॉफिट मैं आपको तब दूंगा जब मेरी कोई कमाई होगी। अब मैंने एक प्रोग्राम बना दिया कंप्यूटर पे जो एक तय एल्गोरिथम पे, तय किए गए नियमों पे काम करता है, लेकिन इससे मेरी कमाई तो हो नहीं रही है। ऑब्वियस बात है, कमाई तो तब होगी जब आप, मैं, सब एक साथ बैठ करके कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, बेचेंगे, उसके ऊपर जो हमारी लागत आएगी उसको निकालेंगे, सैलरीज बांटेंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ तो आपसे कहा गया कि अपना कंप्यूटर लगा दीजिए, मेरा एक प्रोग्राम रन कर लीजिए और आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा। काफ़ी अलग सा महसूस होता है ना। इसीलिए फिर आता है बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है? पहली बात तो बिटकॉइन एक इंसेंटिव है। हमें यह मानना है बिटकॉइन एक इंसेंटिव है। इंसेंटिव मतलब ये एक रिवॉर्ड है। सबसे पहली चीज, बिटकॉइन बहुत सारी चीजें हैं। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड एग्जांपल है ब्लॉकचेन का। बिटकॉइन पहला यूज केस है ब्लॉकचेन का। बिटकॉइन और भी 100 चीजें हैं, लेकिन सबसे प्राइमरी चीज क्या है? वो है इंसेंटिव। होता क्या है, मैं आपको कहता हूं कि साहब ऐसा है कि आप अपना कंप्यूटर मुझे दीजिए, मैं आपको कहता हूं कि आप मेरा कंप्यूटर, आप अपने कंप्यूटर में मेरा दिया गया प्रोग्राम रन कीजिए, और जब आप रन कर रहे हैं प्रोग्राम तो आपको हर एक तय समय में एक क्या मिलता है? बिटकॉइन मिलता है। बिटकॉइन जैसा कुछ मिलता है। हम पैसा नहीं दे रहे आपको, हम कह रहे हैं कि आप हमारे नेटवर्क में पार्टिसिपेट कीजिए। मतलब नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने का मतलब यह है कि एक ब्लॉकचेन में और ब्लॉक्स ऐड करने का जिम्मा उठाइए।
ब्लॉक्स कैसे ऐड होते हैं? जब आपका कंप्यूटर वो प्रोग्राम रन करता है जिस प्रोग्राम को कहते हैं नोड, वो प्रोग्राम जब रन करता है आप माइनर बन जाते हैं, आपको इंसेंटिव के तौर पे बिटकॉइन मिलता है, और ये सबसे पहला यूज केस कहा जाता है कि ये इस तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। अब है क्या, प्रोग्राम ऐसा बना है कि जो जो ब्लॉकचेन में ब्लॉक ऐड करेगा, काम करेगा, अपना कंप्यूटर लगाएगा, नोड रन करेगा, फिर से बताता हूं, जो जो अपना कंप्यूटर इस नेटवर्क में लगाएगा वो प्रोग्राम रन करेगा, प्रोग्राम के द्वारा तय की गई शर्तों पर प्रोग्राम रन करेगा, उसको इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव मिलेगा किस फॉर्म में, किस प्रकार में? वो मिलेगा बिटकॉइन के प्रकार में। प्रोग्राम में ये तय है। तो आप जब प्रोग्राम रन करते हैं तो आपको बिटकॉइन मिलता है। अब आपको ना बिटकॉइन के फाउंडर की जरूरत होती है उस टाइम, उसमें सतोशी नाकामोतो। सतोशी नाकामोतो कौन है? जिन्होंने बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को बनाया, ऐसा लोग कहते हैं। कोई तय पुष्टि नहीं है, लोग कहते हैं कि मैं सतोशी नाकामोतो हूं, कई लोग क्लेम कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है कि सतोशी नाकामोतो ने कभी भी खुद को नहीं बताया कि मैं सतोशी नाकामोतो हूं, क्योंकि वो यह बात को प्रूव करना चाहते थे कि बिटकॉइन को चलाने के लिए या ब्लॉकचेन को चलाने के लिए किसी फाउंडर की, किसी कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है। मतलब अगर सही मायने में देखा जाए तो इस बिटकॉइन या किसी भी ब्लॉकचेन को चलाने के लिए उसके फाउंडर की जरूरत नहीं होती, उसके कम्युनिटी की, उस ब्लॉकचेन के जो नियम है, जो लॉजिक्स हैं, उनमें बिलीव करने वाले लोगों की जरूरत होती है। सतोशी नाकामोतो को आज तक कोई नहीं जानता, और सतोशी नाकामोतो कभी बाहर आए भी नहीं, क्योंकि वो ये पॉइंट प्रूव करना चाहते थे कि भाई साहब मेरी जरूरत नहीं है आपको, बिटकॉइन और ब्लॉकचेन अपने आप में सफिशिएंट है इस बात को प्रूव करने के लिए कि मैं डिसेंट्रलाइज्ड हूं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। तो ब्लॉक्स ऐड करने के लिए अब आपको अपने ब्लॉक के रिवॉर्ड पाने के लिए किसी भी तरह के पर्सन की जरूरत नहीं है। अब ऐसा होता है, कई लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में और कहते हैं बैंक्स को एलिमिनेट करने के लिए ब्लॉकचेन आ जाता है, बैंक्स एलिमिनेट, बैंक्स की जरूरत नहीं, बैंक्स आर अफ्रेड ऑफ बिटकॉइन। एक्चुअली बैंक्स की जरूरत तो नहीं है, लेकिन गलत परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि बैंक्स की जरूरत नहीं है। अब आप इसी हिसाब से कहेंगे कि अगर रुपया है तो मुझे बैंक की जरूरत नहीं है। मतलब आपके पास रुपया है और रुपया ब्लॉकचेन पे है तो आपको बैंक की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, बैंक सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए नहीं होता, बैंक के और भी कई काम होते हैं। बैंक हम अपनी सुविधा के लिए यूज करते हैं कि हम यहां पैसा डालें, वहां पहुंच जाए, वहां से निकाल लें, ये कर लें। वो सभी कमियां बैंक वाली बिटकॉइन सॉल्व कर देता है। मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह पे पैसे भेजने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती, ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती। लेकिन सिर्फ ट्रांजैक्शन करना ही बैंक का काम नहीं है, बैंक के काम और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपको लोन देना, आपके लिए अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लाना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट को चलाना, फाइनेंशियल मार्केट्स की देखभाल करना, ये सारे प्रोडक्ट्स फाइनेंशियल मार्केट्स में आते हैं। लेकिन होता क्या है, हम इस तरह से मिसलीड किए जाते हैं कि नहीं बिटकॉइन और ब्लॉकचेन है तो बैंक की दुश्मन है, और एक्चुअली बैंक्स को भी लगता है कि ये हमारे दुश्मन है क्योंकि इसी तरीके से काम करता है। एक्चुअली बैंक्स को ऐसा कुछ नहीं लगता है, बैंक्स को ना अफ्रेड होने की जरूरत है। बैंक और बिटकॉइन पार्टनर हो सकते हैं, मेरा ये मानना है। अगर हमें कल की दुनिया में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन को जीवित रहते हुए देखना है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि बैंक और बिटकॉइन दोनों साथ में रह सकते हैं। बिटकॉइन का बैंक बन सकता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट अभी तक नहीं हुआ, ना होना संभव लगता है अनलेस अनटिल ये लीगल टेंडर हो। तो बिटकॉइन का बैंक हो सकता है, ये इस तरीके से है। अब भाई साहब क्या होता है कि एक बंदा अपना कंप्यूटर देता है, अब जो लोग आज नए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं बार बार ये क्या बोल रहा हूँ। आपको पहले देखना है, पहले वाला एपिसोड देखना है, उसके पहले वाला एपिसोड देखना है, तब आप यहाँ पे आएंगे तो समझ में आएगा नहीं ये क्या फालतू बातें तो नहीं है, ये एक्चुअल ओरिजिनल बातें हैं, और ओरिजिनल बातें हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए। तो हम अपना कंप्यूटर देते हैं, कंप्यूटर में एक नोड रन करने के लिए हमें इंसेंटिव मिलता है और बिटकॉइन बनते जाता है।
बिटकॉइन कमाते हैं। बिटकॉइन शुरुआत में जब आया भाई साहब, 10-10 हजार बिटकॉइन हर 7 मिनट में एक एक बंदे को मिलते थे। स्टैटिस्टिक्स कुछ गलत हो सकते हैं, अगर कोई इसको रिकॉर्ड करके कल को कोई इंटरनेट पे डाल दे तो कल को ये बोलेगा कि भाई कुछ भी बोल रहा है, आगे पीछे स्टैटिस्टिक्स हो सकती हैं। बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं लोगों को। एक एक ब्लॉक माइन करने के लिए, मतलब एक ब्लॉक माइन करना मतलब जैसे इतनी बड़ी ब्लॉकचेन है, इसमें एक ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक ऐड करना, ये काम करना, वर्क करना। वर्क क्या करना? पजल सॉल्व करना। पजल मतलब कुछ भी ऐसा एल्गोरिथम दे दिया गया, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 8 16, ऐसे करके करते हुए आपको अंत में एक रिजल्ट आया और आपने ब्लॉक ऐड कर दिया, आपने ब्लॉक माइन कर दिया, आपको 10,000 बिटकॉइन मिल गए। अब हुआ क्या, लोगों ने कहा यार आप एक बात बताओ, ऐसे तो सब अपना अपना कंप्यूटर दे देंगे, और कंप्यूटर देंगे आप हर वक्त एक ही वो बांट रहे हो, 10,000 बिटकॉइन मुझे भी मिल रहे हैं, 10,000 बिटकॉइन इसे भी मिल रहे हैं, 10,000 बिटकॉइन इसको भी मिल रहे हैं, सबके पास तो बिटकॉइन है, इसका फायदा क्या है? तो नियम बनाया गया हैल्विंग का। हैल्विंग मतलब जितना मिल रहा है, जिस दिन हैल्विंग होगी उसका आधा मिलेगा, उसके बाद से उसका आधा मिलेगा। हर 4-5 साल बाद होता है। 4-5 साल बाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्नैपशॉट होते हैं, वो एक निश्चित ब्लॉक के बाद वो हैल्विंग लिखी होती है। अब 4-5 साल बाद हैल्विंग होगी, मतलब आज 10,000 बिटकॉइन मिल रहा है तो आज से 4-5 साल बाद 5,000 बिटकॉइन मिलेगा। होता क्या है, बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्योंकि हम मोस्टली जब हम लोगों ने बिटकॉइन या ब्लॉकचेन जानना शुरू किया तब बिटकॉइन ऑलरेडी 6 लाख 7 लाख पहुंच गया था, या 3 लाख 4 लाख पहुंच गया था। मोस्टली हम सब में से इतने ही है, या कि कोई कंपनी आई उसने बता दिया यार ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन है, ऐसा कुछ। अब हुआ क्या भाई साहब, एक एक बंदे को 10-10 हजार बिटकॉइन मिल रहे हैं। 10-10 हजार बिटकॉइन मिलना और उसको खर्च करना। आज के टाइम में 10,000 बिटकॉइन किसी के पास हो, वो कहेगा मैं जिंदगी में कोई काम ही नहीं करूंगा, मेरे पास 10,000 बिटकॉइन है, मैं अभी सेल करता हूं, क्योंकि 10,000 बिटकॉइन बहुत होता है। अभी अचानक से आपको 10,000 बिटकॉइन मिलेगा, अभी अब तुरंत फेंक दोगे ऐसे, चल ठीक है तू 1 लाख कम दे दे यार, एक बिटकॉइन के बदले तू दे दे। ये हाल रहा 10,000 बिटकॉइन का, और 10,000 बिटकॉइन जो है वो सामने आई। लोगों के पास इतने ज्यादा बिटकॉइन थे, इतने ज्यादा बिटकॉइन थे, लोगों ने कहा यार बस अब चाहिए क्या, क्या करूंगा मैं इसको, नहीं चाहिए। कितने लोगों ने माइनिंग बंद कर दी, उनके हार्ड डिस्क में बिटकॉइन पड़े रह गए, हार्ड वॉलेट की तरह। क्योंकि मेनेमोनिक की, प्राइवेट की आप जानते हो बहुत ज्यादा वो होता है, लेकिन उन्होंने जब उसकी वैल्यू समझी नहीं तो फेंक दिया उसको। कुछ लोगों ने एक तो भाई साहब है बिटकॉइन पिज्जा गाय, आप ट्विटर पे सर्च कीजिए बिटकॉइन पिज्जा गाय, मैं लिख रहा हूं। ये यू है, ए मत समझ लेना, पता चला गे लिख करके भेज दो आप। तो बिटकॉइन पिज्जा गाय है। आई एम सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, मैं अपनी हैंड राइटिंग कभी कभी खुद भी नहीं समझ पाता हूं। तो बिटकॉइन पिज्जा गाय नाम से आप सर्च करोगे ट्विटर पे, वो भाई साहब ऐसे हैं जिन्होंने 10,000 बिटकॉइन का पिज्जा ले लिया। अब ये वही वाला हाल था कि यार मैं क्या करूं, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं, ये ले लोगे? तो वो बोल रहा है कि क्या आएगी, वो उसको बिलीव था पिज्जा वाले को, उसने कहा दे दो, और उसने 10,000 बिटकॉइन दे दिया। आज वो रोता है, उस पिज्जा एनिवर्सरी मनाई जाती है जिसने 10,000 बिटकॉइन देकर के पिज्जा कमाया था, क्योंकि बिलीव नहीं था। लोग कहते हैं वो इसलिए 10,000 बिटकॉइन उसने पिज्जा खाए क्योंकि वो प्रमोट करना चाहता था कि बिटकॉइन से कुछ खरीदा जा सकता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो कह रहा था नहीं कुछ से तो पिज्जा ही मिल जाए। सोचिए आज हम पिज्जा खाने जाते हैं तो मैक्सिमम आज तो 99 रुपीज में पिज्जा आते हैं, 49 में पिज्जा आ जाते हैं, तो मैं समझ लेता हूं 300 रुपए का पिज्जा रहा होगा। 300 रुपए में 10,000 बिटकॉइन दे दिया भाई ने, 300 रुपए में 10,000 बिटकॉइन, मतलब 0.3 30 पैसे का एक बिटकॉइन बेच दिया था उसने, अगर मैं 300 मानूं तो। अब आप समझ सकते हैं कि वो इलिटरेसी और वो जो समय था, जो बिलीफ नहीं था सिस्टम का, सिस्टम बिटकॉइन का सिस्टम, उसकी वजह से उस व्यक्ति ने आज अपने ट्रिलियन बिलियन डॉलर्स छोड़ दिए। और 60,000 के हिसाब से, आप 60,000 डॉलर के हिसाब से जरा 10,000 बिटकॉइन का दाम निकालिए, आपका दिमाग चकरा जाएगा। और वो जिंदगी भर जब तक वह जिएगा बंदा तब तक सोचेगा यार 10,000 बिटकॉइन का पिज्जा खा करके मैंने, इससे अच्छा तो मैं नहीं खाता और भूखे मर जाता,
ये 10,000 बिटकॉइन मेरे घर वालों को मिल जाते। ये हाल था क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा थी और सप्लाई ज्यादा होने की वजह से लोगों को लगता था कि यार बहुत ज्यादा। फिर हेल्विंग होती है एट एवरी 4-5 ईयर। जब हर 4-5 साल में हेल्विंग स्टार्ट होती है तो हर 4-5 साल बाद जब हेल्विंग में 10,000 का 5,000, 5,000 का 2,500, 2,500 का 1,250, 1,250 से दोबारा जब 650, 675 होता है और 675 से अब 7 बिटकॉइन मिलता है टोटल सब मिला करके। लाखों माइनर से लाखों लोगों में सिर्फ 7 बिटकॉइन मिलता है। एक बार ऐसा था जब ये इतना करने के लिए, सिर्फ इतना लिखने के लिए, आप सपोज कीजिए आप 10 लोग हैं एक क्लास में, 10 लोग एक क्लास में हैं, ठीक है। उस क्लास में हर घंटे 1 किलो मिठाई आती है। एक क्लास है, मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूं। एक क्लास है जिसमें 10 लोग हैं, ठीक है। अब ये जो 10 लोग हैं ये हर घंटे 1 किलो मिठाई खाते हैं क्लास में बैठे रहने के लिए। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, वो देखते हैं यार हर घंटे में 1 किलो मिठाई आती है, तो क्या कहते हैं आकर के ज्वाइन करने लग जाते हैं। जब 10 लोग थे और 1 किलो मिठाई थी तो एक व्यक्ति को मिलती थी 100 ग्राम, एक व्यक्ति को मिलती थी 100 ग्राम। अब 100 बच्चे हो गए, अब एक व्यक्ति को मिलता है 1 ग्राम। अब 1 ग्राम ना मुंह में रहता है ना गले में आता है। अब होता क्या है, इससे भी ज्यादा अब ये कहा जाता है कि भाई 1 किलो मिठाई तो आ रही है, ये बराबर नहीं बटेगी, ये बटेगी इस तरीके से जो जितना खा पाएगा उतना खाएगा। अब एक मोटा लड़का होता है वो अकेले 500 ग्राम खा जाता है। अब जो 1 ग्राम मिलनी थी सबको आधे आधे ग्राम मिलती है, ये बंदा अकेले 500 ग्राम खा जाता है। और चूंकि नियम यही है कि जो जितना खा पाएगा उतना खाएगा। होता क्या है, यही सिस्टम काम करता है बिटकॉइन में। अगर मैं ये ब्लॉक मान लूं तो जिसका सिस्टम, जिसका माइनिंग पावर, जिसका हैश पावर, या जिसकी कंप्यूटर में जितनी ज्यादा दम है, जिसके कंप्यूटर में जितना दम है, वो उतना बिटकॉइन खा जाएगा। क्योंकि बिटकॉइन आने तो लिमिटेड है, हर ब्लॉक में 7.5 ही आने। अब मान लीजिए मेरी हैश पावर अपने आप में एक साथ 50% है, 50% है, मतलब मैं 50% काम अकेले करता हूं, 50% में सब करते हैं, तो मुझे 50% 3.5 बिटकॉइन पर 7 मिनट मिलेगा। ये जो पूरा सिनारियो था, ये जो पूरा सीन था, ये सीन की वजह से धीमे धीमे करके बिटकॉइन की ब्लॉकचेन हैवी भी होती गई, क्योंकि ब्लॉक में ब्लॉक जुड़ते गए और काम करना पड़ता था। काम करना मतलब आप ये समझिए कि आपके पास पेजेस हैं, पेजेस आपको लिखने हैं इस तरीके से। अब मुझे लिखने में इतना टाइम लग रहा है, अगर वही प्रोग्राम बना रहा हो तो 1 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 इस तरीके से 1 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 इस तरीके से बढ़ता चला गया, तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन लंबी होती चली गई। अभी एक साथ आप बिटकॉइन का ब्लॉकचेन खोलेंगे, एक्सप्लोरर खोलेंगे, उसमें देखेंगे कितना बड़ा हैश, कितना ब्लॉक नंबर पहुंच गया। तो उतने सारे ब्लॉक्स का डेटा रखना, इतना हैवी ब्लॉक, इतना ज्यादा काम करने में बिटकॉइन की ब्लॉकचेन भी स्लो होती गई, लोगों की कमाई भी कम होती गई, और साथ में जब ट्रांजैक्शन करना पड़ा। अब चूंकि अब एक बात और समझिए आप कि भाई साहब मैं एज अ माइनर, मैं अपना जो कंप्यूटर दे रहा हूं, मेरा कंप्यूटर क्या कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, प्रोग्राम रन कर रहा है, ब्लॉक ऐड कर रहा है एक के एक में। ब्लॉक में क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं,
अब ट्रांजैक्शन जो ब्लॉक में ऐड किए जा रहा है ब्लॉकचेन में, और उसको मिल रहा है कहीं 0.0000001 बिटकॉइन, तो वो कह रहा है कि मैं इतने में सेटिस्फाई नहीं हूं, अब जिसकी ट्रांजैक्शन है वो भी मुझे कुछ दे। तो फीस भी ले रहा है वो, जो हम फीस देते हैं वो माइनर को जाती है, वो फीस भी ले रहा है। वो फीस लेना इस माइनर की वजह से, उस फीस लेने की वजह से आपकी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन बहुत महंगी हो गई। $50 $100 भी जरूरत पड़ती है तो लोग खाते हैं। लोग $100 तक पे करते हैं बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन करने के लिए। आज इस आह्वान के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं साहब कि आपका बिटकॉइन का ब्लॉकचेन इतना महंगा क्यों है। क्योंकि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में बहुत सारे माइनर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ये सारे काम, सारे माइनर, सब कुछ करते हुए आपका जो ट्रांजैक्शन वो महंगा होता चला जा रहा है। और महंगा होने की वजह से फिर जब जहां जहां कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता पड़ती है एक तेज ब्लॉकचेन की जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो। और ब्लॉकचेन का बिटकॉइन सिर्फ एक यूज केस बन गया सॉरी, ब्लॉकचेन का बिटकॉइन सिर्फ एक यूज केस बन गया, लेकिन ब्लॉकचेन इससे कहीं ज्यादा था। बिटकॉइन तो सिर्फ एक नजरिया है कि बिटकॉइन भी बन सकता है ब्लॉकचेन पे। एक क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो प्लस करेंसी, क्रिप्टो मतलब एक वो जो A बराबर B, B बराबर C वाला मैंने पहले दिन बताया था वो, और करेंसी मतलब एक जिसकी कोई वैल्यू हो, ये बन सकती है। और इसको करेंसी इस वजह से कहा गया क्योंकि ये एक बही खाता है जिसको रखा गया। डिसेंट्रलाइज इसलिए क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कई लोग मिलकर के चला रहे हैं। अब होता क्या है, कहते हैं कि भैया बिटकॉइन की ब्लॉकचेन इतनी स्लो है, इतना महंगा हो गया है, एक आम आदमी $60,000 सोच करके इंसान, जिस किसी ने भी आप में से जिस किसी ने भी 1-1.5 लाख, 1.25 लाख, 25,000 रुपये बिटकॉइन को देखा होगा। मैं और प्रवीण भाई उस टाइम पे कॉलेज में थे जब हम लोगों ने बिटकॉइन के बारे में सुना था। एक हमारे पास कोई ब्रोकर आया था, प्रवीण भाई को कांटेक्ट किया और प्रवीण भाई को बोला कि भाई मैं एक बिटकॉइन आपको 25,000 रुपये में दूंगा। वो उस टाइम पे जब उसने 25,000 में बोला, मैंने कहा अरे प्रवीण भाई कहाँ पीछे पड़ रहे हैं, फालतू है, बेकार है, छोड़ दीजिए। और 3 साल बाद मैं प्रवीण भाई के पास गया, प्रवीण भाई ये तो यार बड़ी अच्छी चीज है। 4 साल बाद तो ये जो सीन था, ये जो पर्टिकुलर बात थी, ये समय, ये तरीके, ये लेकर आए एक जगह पे कि आवश्यकता है एक नई ब्लॉकचेन की। फिर उत्पत्ति होती है। एक 16 साल का लड़का था उस टाइम पे, ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है, उसका नाम था विटालिक ब्यूटेरिन। वो कहता है यार ब्लॉकचेन पे सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं बन सकती, ब्लॉकचेन पे ना नियम लिखे जा सकते हैं, ब्लॉकचेन पे नियम लिखे जा सकते हैं। नियम लिखे जा सकते हैं मतलब ये तो बड़ी कमाल की बात थी भाई। नियम लिखे जाना ब्लॉकचेन के ऊपर और डिसेंट्रलाइज्ड वे में, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे जा सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब, अब भैया मैंने एक नियम बनाया कि मेरा नाम दुर्गा है, आप सभी लोग आह्वान में हैं, आप सभी लोग जब आह्वान ज्वाइन करेंगे मैं आप सभी लोगों को ये एजुकेशन दूंगा, जो मेरी बेस्ट कैपेसिटी है वो कैपेसिटी में आपको एजुकेशन दूंगा, आप सीखेंगे, आप सीख करके आगे जाएंगे, आगे जाकर के स्कैम्स पर ताला लगाएंगे। यह नियम बन गया। तो बाय डिफॉल्ट जब भी कोई इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो उसको दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी मिले। दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी ने अपने मुंह से 4-5 चीजें बोली, 10 चीजें बोली, आपने सुना, आप गए और आपके पास कोई आकर के मोदी जी की वीडियो दिखाता है, आप कहते हैं क्या बेवकूफ बना रहे हो यार, ये तो डीएलटी के बारे में बोल रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहां बोल रहे हैं, और आप स्कैम्स के मुंह पे मारते हो ताला ठप्पा ऐसे फटाक से। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, बाय डिफॉल्ट आप सारे काम करते चले गए और इस तरीके से आप बन गए स्मार्ट, अल्ट्रा स्मार्ट। अच्छा, इससे पहले अभी मैंने फ्यूचरफाई की मतलब बिटकॉइन की सप्लाई की कहानी सुनाई जिसमें 10,000 बिटकॉइन मिल रहे थे। तो जो लोग फ्यूचरफाई के शुरुआत से जुड़े हुए थे उनको पता चल रहा होगा कि फ्यूचरफाई की सप्लाई इतनी बड़ी हुई थी और लोग किसी भी भाव में बेच करके भाग जाना चाहते थे। फिर ऐसा पता चलता है कि अरे यार ये तो बिटकॉइन जैसा है। अब हमको दिमाग में बत्ती जलती है। फिर जो लोग आपको इस चीज़ के लिए नेगेटिव कर रहे होते हैं, आप उनसे बोलते हैं भैया एक बात बताओ, ये बिटकॉइन पिज्जा गाय कौन है? चलो मैं ट्विटर पे दिखाता हूँ। और दिन भर में कम से कम
10,000 ट्वीट बिटकॉइन पिज्जा गाय के बारे में होते हैं, उस व्यक्ति को पूरा दुनिया चिढ़ाता है, उस व्यक्ति को पूरी दुनिया चिढ़ाती है, और भाई पिज्जा कैसा था, तो आप उसको बोलते हैं अरे यार ऐसा बात मत करो भाई। होता क्या है, जब हम अपने बचपन में होते हैं तो बचपन में हमें जो कोई कुछ बोल देता है हम मान लेते हैं। फिर थोड़ा सा बड़े होते हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा होता है उस टाइम, जब हमको लगता है अरे हाँ ये पापा है मम्मी ये सही बोल रहे हैं, फिर दिमाग काम करने लग जाता है। फिर पापा मम्मी बोलते हैं बेटा इसको मत छू, तो आपको लगता है अरे ये पक्का मजेदार चीज होगी। होता क्यों ना छू, पक्का मजेदार चीज होगी, छूते हैं, अब मान लीजिए आग है, जल जाएंगे। जब जल जाएंगे तो समझ में आएगा अरे यार पापा मम्मी सही कह रहे थे। और जब तक ये जलना संभलना होता है, हम बहुत बड़े हो गए रहते हैं। तब हाथ जल चुका होता है, हाथ में छाले पड़ गए रहते हैं, निशान पड़ गए रहते हैं, और फिर हमें याद आती है मम्मी पापा की, वो बचपन की, कि यार गलत कर गया मैं। कहते हैं कि जो करो सोच समझ के करो। बड़े बुजुर्ग कहते हैं बात बोलो जान के, पानी पियो छान के, वो वाला हाल होता है। फिर हमारे दिमाग में आता है नहीं वी शुड नॉट डू दैट, हमें ये नहीं करना चाहिए, स्कैम्स पे ताला लगाना चाहिए, आह्वान में और लोगों को लेकर आना चाहिए। सो ये तो प्रमोशन की बात रही। एनीवेज, तो फिर विटालिक ब्यूटेरिन ऐसा छोटा सा 16 साल का लड़का आता है और कहता है कि भैया ऐसा है, मैं बिटकॉइन से बेटर हूं, मैं बिटकॉइन जैसा हूं बट बिटकॉइन से बेटर हूं, हमारे ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो और मुझे भी खरीद सकते हो, मुझे भी माइन कर सकते हो, माइन करो, मेरे ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखो, मेरे ऊपर टोकन बनाओ, यूटिलिटीज बनाओ। वो कहता है मेरे ऊपर सब कुछ चलाओ, अपनी दुकान चलाओ, अपनी फैक्ट्री चलाओ। और लोग कहते हैं यार जब बिटकॉइन इतना कर सकता था, जब बिटकॉइन इतना कर सकता था तो 100% है इथेरियम इससे बेटर है, तो इससे कई गुना ज्यादा अच्छा कर सकता है। कैसे अच्छा कर सकता है बताऊंगा मैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बिटकॉइन की इस पाठशाला में ज्वाइन करने के लिए। आज चैप्टर 3 यही समाप्त होता है। मुझे लगता है कि आह्वान चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आज 3rd वीक है और काफ़ी गैप हो जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा मोटिवेट करें आप सभी लोग, जिससे मैं हफ्ते में एक दिन के बजाय 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन और आऊँ और आप लोगों से अपने दिल की बातें करूँ। आज 84 पार्टिसिपेंट्स हैं। अगली बार मैं उम्मीद करूँगा एटलीस्ट 150 हमारी फर्स्ट डे की रैंक को, फर्स्ट डे की वेटेज को हम कवर करें और आगे बढ़ें। बिटकॉइन के लिए आपको बिटकॉइन के बारे में जानने के लिए इस वीक की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे जल्दी मिल जाएगी। आपको पिछले एपिसोड्स की रिकॉर्डिंग आह्वान की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, वहाँ पे जाकर के देखें, सुने, समझें और मौज करें। जय फूफी।